हेलो चिल्ड्रन, आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री की इकॉनमी को दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यानी जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट होती है, कैसे होती है, यानी जब अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड हो, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली फ्लो करे, कैपिटल फ्लो करे, अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो मूव करे, एक्सपर्टाइज मूव करे। यानी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जब अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जब अलग अलग कंट्रीज़ के साथ फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में पर्टिकुलरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्री से कहाँ फ्लो करेगी, इंडिया की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, पर्टिकुलरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलप नेशंस है जहाँ की कैपिटल और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है, तो उन कंट्री से ऐसी टेक्नोलॉजी और कैपिटल कहाँ फ्लो करेगी, इंडिया में फ्लो करेगी। उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आउटसोर्सिंग। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। किसका? आउटसोर्सिंग किसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है? ग्लोबलाइजेशन का। अब हम बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब अलग अलग सर्विसेज, जब अलग अलग बिजनेस सर्विसेज को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हायर किया जाता है। कैसे? आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्रीज़ की, यूएसए की, यूके की, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में आके क्या करते हैं, बिजनेस सर्विसेज को हायर करती है। ठीक है, तो आउटसोर्स करना यानी बाहर कंट्री से सोर्सेज को लेना। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जहाँ पर बिजनेस सर्विसेज को आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर कंट्री से क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। जैसे कॉल सेंटर्स को हायर किया जाता है, क्लिनिकल एडवाइस ली जाती है, टीचिंग एंड कोचिंग। क्लियर है? और इंडिया जो है आज के टाइम, उस टाइम पर इस एलपीजी आने की वजह से जो है वो धीरे धीरे इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया। किसका? आउटसोर्सिंग का। यानी अब अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अब इंडिया में आके क्या कर रही हैं, आउटसोर्स कर रही हैं। आउटसोर्स कैसे कर रही है? वो अपनी कंट्री से आकर इंडिया में क्या करती है, सर्विसेज को हायर करती है, क्योंकि वहाँ इंडिया में उनको एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन मिल रहा है, इंडिया में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। और मेनली जो सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग इंडिया में हो रही है वो किस में हो रही है? बीपीओज़ में हो रही है। बीपीओज़ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आउटसोर्सिंग होने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन होने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू बिजनेस सर्विसेज को दूसरी कंट्री से हायर किया जाता है, जैसे कॉल सेंटर्स, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज। और इंडिया जो है वो धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इमर्ज हो रहा है। किसका? आउटसोर्सिंग का। ज़्यादातर इंडिया में किस चीज़ को आउटसोर्स किया जाता है? बीपीओज़ को। बीपीओज़ क्या होते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हम दो रीजंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से इंडिया में आउटसोर्सिंग होती है। पहला, अवेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। इंडिया में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, चीप है। यानी जो स्किल्ड वर्कर्स भी है वो भी लो वेज रेट पर क्या करते हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यानी इन बाहर कंपनीज़ को क्या होता है, इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है, इस वजह से ये इंडिया में क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। एंड सेकंड हो गया रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑब्वियसली टाइम के साथ इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हुई है। इस वजह से भी इनको इंडिया में एक अच्छा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आउटसोर्सिंग करने के लिए। तो दो रीजन्स क्या हो गए, पहला इंडिया में इनको चीप लेबर मिल जाते हैं, सेकेंड इंडिया में जो धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। अब हम पढ़ेंगे जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया है। क्लियर है? इंडिया में 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ग्लोबलाइजेशन था। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, यानी क्या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहला जो था वो था इंक्रीज़ इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया। 1991 से पहले इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, अराउंड 51% जो थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या थी, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस करती थी, डायरेक्ट
रिस्ट्रिक्शंस की जाती थी, ठीक है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, इस ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को 51% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100%, ठीक है। यानी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जहाँ पर पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51% था, उसको 51% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100% कर दिया। एंड एज वेल एज 47 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी, 47 प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर FDI को 100% तो किया ही गया, इसके साथ उनको अलाउ कर दिया गया कि वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, यानी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के वो इंडिया में आकर FDI कर सकते हैं। क्लियर है। यानी 47 ऐसी प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के फॉरेनर्स इंडिया की उन इंडस्ट्रीज़ में आकर क्या कर सकते हैं, FDI कर सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो क्या थी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, जो इंडियन रुपी थी, इंडियन रुपी को अलाउ कर दिया गया कि इंडियन रुपी का अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी इंडियन रुपी से गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको डिविडेंड पेमेंट करनी है या इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो करी जा सकती है। फैमिली एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंस को भी पे किया जा सकता है। यानी पहले के टाइम तो इंडियन रुपी को इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के लिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई, यानी सिर्फ और सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन्स के लिए ही रुपी को अलाउ किया गया। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे किया जा सकता है, और फैमिली एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंस का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है। थर्ड आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। आपको पता है कि 1991 के LPG पॉलिसी से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा क्या थे, कंट्रोल्स थे। क्या इतना ओपन कंपटीशन था, नहीं था, कंपटीशन तो था ही नहीं, ठीक है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी कंट्रोल्स थे फॉरेन ट्रेड पर, उन सबको क्या कर दिया गया, उन सबको रिमूव कर दिया गया। क्लियर है। उन सबको रिमूव कर दिया गया और ओपन कंपटीशन को बढ़ाया गया, और ये भी बोला गया कि अब कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। फोर्थ जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई वो की गई रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। आपको पता है कि पहले जब इंडिया इंपोर्ट करता था तो उस पर लगाया जाता था हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ। उस टैरिफ लगाने की वजह से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आता था उसका प्राइस क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो जब इम्पोर्ट का प्राइस बढ़ जाता था तो लोग इम्पोर्ट क्या करते थे उस टाइम पर, फिर इम्पोर्ट को बहुत ज़्यादा कम करते थे। इस तरीके से हम अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज नहीं कर रहे थे, इस तरीके से हम अपने ट्रेड को क्या करते थे, कम करते थे। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो ये बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता था जिससे कंपटीशन नहीं बढ़ पाता था, इन टैरिफ रेट्स को क्या किया गया, कम किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कंपटीशन बढ़े, ताकि इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके। एंड फिफ्थ स्ट्रैटेजी जो इकोनॉमी ने अडॉप्ट करी थी इंडियन इकोनॉमी में, वो थी विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। आपको पता है इंपोर्ट कोटाज लगाए जाते थे। इंपोर्ट कोटाज का मतलब जहाँ पर इंपोर्ट क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी को इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर दिया गया, विड्रॉल कर दिया, और ताकि इस रेस्ट्रिक्शन को भी क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ताकि अब हम जो गुड दूसरी कंट्री में अगर चीपर रेट पर अवेलेबल है तो हम उसको क्या कर पाए, इंपोर्ट कर पाए। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करी किसके साथ, WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ करी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने पार्ट 5 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 6 कवर करेंगे जिसमें हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ LPG पॉलिसी पढ़ेंगे।